हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हमारा मूल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर है ना। तो इस सीरीज में जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान होगा तो हमने क्या देखा था, मूल के बारे में देखा था, एटॉमिक मास के बारे में देखा था। अगर एटम के मोलर मास निकालने हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं ना। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो हमने दूसरे लेक्चर में ये देखा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना। जब भी हम मोलर मास वर्ड यूज करते हैं ना तो मोलर मास वर्ड हमें क्या बताता है, मोलर मास वर्ड जो है वो हमें बेसिकली ये बताता है एक मोल का मास। अगर वो एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे मोलर मास ऑफ एटम। अगर हम मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे सिंपल मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो ये रही बात मोलर मास की। सिमिलरली अगर मान लो हमें एटॉमिक मास बोला जाता है, इसका मतलब हुआ एक एटम का मास, है ना। वैसे ही अगर हमें मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा तो हम एक कहते हैं एक मॉलिक्यूल का मास। एटम का मास जैसे हमें निकालना हो तो मैंने आपको हर बार बताया कि भाई एक एटम के अंदर प्रेजेंट कौन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। इसलिए अगर हमें एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो हम मेनली उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो ये हमने बात की दो लेक्चर में। अब हम एक सारांश अगर मैं दोनों लेक्चर का दूं तो मैं आपको क्या बताया कि अगर किसी भी चीज का नंबर दिया गया हो, नंबर ऑफ एंटिटीज अगर हमें गिवन हो, तो अगर हमें नंबर दिया जाए और नंबर से हमें मोल निकालना हो तो हमने एक ही सिंपल बात आपको बताई कि नंबर से मोल निकालने के लिए हम नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो नंबर एक मोल का नंबर होता है, और एक मोल के नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर हम नंबर ऑफ एंटिटीज को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और नंबर ऑफ मोल से हमें नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल से हमें नंबर निकालना है तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो 3 मोल में कितने नंबर होंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज। सिमिलरली अगर मान लो हमें मास, अभी तक हमने यही पढ़ा, अगर हमें मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम मास को क्या करेंगे, मास को हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर हम मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। अगर वो सपोज एटम है तो उसको हम मोलर मास ऑफ एटम बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो उसे हम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे, है ना। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास हमारा एक मॉलिक्यूल का मास होता है। यानी यहां से देखो तो मैं इस चार्ट को क्यों बताया, क्योंकि ये चार्ट मूल कॉन्सेप्ट में आपने जो जो पढ़ा है उस सारे फॉर्मूले को ये एक चार्ट हमें एक्सप्लेन करता है। अब जैसे मान लो हमें कहा जाए सपोज मास निकालो किससे, नंबर ऑफ एंटिटीज से, तो नंबर ऑफ एंटिटीज से अगर हमें मास निकालना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज से हम आगे जाने के लिए, राइट डायरेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स तक हम पहुंचेंगे, हमें मास तक जाना है तो फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जहां पे आपको पता है n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज, और m क्या है, m है हमारा मोलर मास। अब यहां पे ध्यान देना है, ये फॉर्मूला एटम, मॉलिक्यूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो हमारा एटम का मास निकालना है तो हम एटम का नंबर लेंगे और मोलर मास भी किसका लेंगे, एटम का। अगर हमें मास मॉलिक्यूल का निकालना है तो हम नंबर किसका लेंगे, मॉलिक्यूल का, और मोलर मास भी किसका होगा, मॉलिक्यूल का।
Na क्या है? Na आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर है जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं कुछ और बोलूं, सपोज अगर मान लो हमें, बाकी तो बहुत सिंपल है, अगर मान लो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं मास क्या होगा, तो मास हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यही सब हमने पढ़ा है यार, मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, है ना। सारी चीजें, मास हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल से, मास हमने नंबर से भी निकाल लिया, है ना। तो आप इंटरलिंक्ड आपने कर लिया, नंबर दिया हो तो नंबर से हमने मोल निकाल लिया, नंबर दिया हो तो हमने नंबर से मास निकाल लिया, मास और मोल को भी हमने आपस में रिलेट कर दिया। मतलब कोई भी एक चीज दी जाएगी तो आप दूसरे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अब ध्यान दो, आज हम बात करेंगे यार मोलर वॉल्यूम का, है ना। मोलर वॉल्यूम, जैसे मोलर मास होता है ना, वैसे ही मोलर वॉल्यूम। मोलर मास जो होता है वो एक मोल का मास होता है और मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम हमें पढ़ना है गैस के लिए, यानी किसी गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो सिंपल ये एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है। इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। जैसे एक मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं, एक मोल के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे, है ना। यानी आपका जैसे नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता था तो हम क्या करते थे? मास को मोलर मास से डिवाइड करते थे। वैसे ही अगर मान लो हमें वॉल्यूम से निकालना है नंबर ऑफ मोल्स तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और एक मोल के वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। एक मोल के वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो हमारा इक्वल टू होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो हमारा क्या होगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब ध्यान दो इस चीज को, यहीं से हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम हमारा क्या होगा? जैसे मोल से हम मास निकालते थे वैसे ही मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। चलिए अब यहां पे इस चीज को थोड़ा समझते हैं और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा और उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला आएगा वो हमने देखा। यूनिट की बात करें तो मोलर मास हम ग्राम पर मोल कहते थे, यहां पे हमारा मोलर वॉल्यूम जो होगा वो हमारा लीटर पर मोल होगा जनरली, है ना। अब जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं, सपोज मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम जो हमें सपोज दिया गया है वो 10 लीटर दिया गया है और इस कंटेनर में नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारा दिया गया है 4 मोल। अब मान लो हमें कहा जाए कि भाई मोलर वॉल्यूम बताओ, तो मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम होता है। तो एक मोल का 4 मोल का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 10/4 यानी 2.5 लीटर पर मोल। तो मोलर वॉल्यूम हमारा क्या होगा? मोलर वॉल्यूम सिंपली मैंने बताया एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है, 4 मोल गैस का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो एक मोल गैस का वॉल्यूम 10/5 यानी 2.5 लीटर पर मोल होगा, है ना। अब जैसे यहीं से देख लो मोलर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया, यही तो होगा ना। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपको मैंने बताया था मोलर मास क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली आपका
मोलर वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैं इसके और एग्जांपल देता जाता हूं, आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। सिंपल मैंने बताया, एक ही लाइन, बस ज्यादा याद ही नहीं करना, हमें बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि मोलर वॉल्यूम एक मोल गैस के वॉल्यूम को कहते हैं। तो एक मोल गैस के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं और उसके बेसिस पे अभी सारे एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो मोलर वॉल्यूम गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे हीलियम गैस है और इस हीलियम गैस के लिए आपको क्या दिया गया है, इस हीलियम गैस का इस कंटेनर का वॉल्यूम दिया गया है सपोज 25 लीटर और साथ में मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया गया है 2 लीटर पर मोल और आपसे कहा जा रहा नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मोलर वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम और मोल के साथ है। तो अगर आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम दिया गया है तो आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम है हमारा 25 लीटर, मोलर वॉल्यूम है 2 लीटर, तो ये हमारा 2 लीटर पर मोल, बेसिकली 2 लीटर पर मोल, तो ये हमारा आ गया कितना मोल, 12.5 मोल्स। समझ में आया? यानी हमने लास्ट क्वेश्चन क्या देखा, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, देखो यार हम जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा ना तो हम जेई के सारे पीवाईक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। बहुत बेसिक, बहुत कंफ्यूज नहीं होना। मोलर वॉल्यूम सिंपल सा एक लाइन है, एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, है ना। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मोल दिया था, वॉल्यूम दिया था और मोलर वॉल्यूम पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में हमने मोलर वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम दिया था और नंबर ऑफ मोल्स पूछा। अब अगले क्वेश्चन में मान लो हमें कुछ ऐसा दिया गया है, सपोज यहाँ पे क्लोरीन गैस दिया गया है और इस केस में हमें क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 10 और साथ में इस क्लोरीन गैस का मोलर वॉल्यूम दिया गया है। मोलर वॉल्यूम दिया गया है कितना, ये दिया गया है सपोज मान लो 6 लीटर पर मोल और आपसे कहा जा रहा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालो। निकाल लोगे? सिंपल। क्यों? एक तो आप बाय डेफिनेशन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाय डेफिनेशन आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लो आपको सपोज क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यार मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होता क्या है, एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर एक मोल का वॉल्यूम 6 लीटर है तो 10 मोल्स का वॉल्यूम क्या होगा, 60 लीटर। यानी सिंपल हम कह सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारा 10 है और मोलर वॉल्यूम हमारा 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 लीटर। तो वॉल्यूम का आंसर जो होगा हमारा ये क्वेश्चन में, वो वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, 60 लीटर। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहां पे देखा। लेकिन अब इसके आगे की कहानी, मैंने मोलर वॉल्यूम को समझाने के लिए ये सारी बातें की, लेकिन इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, वो ये है कि अगर एक आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हमें पढ़ना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस के केस में हम मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आइडियल गैस के केस में मोलर वॉल्यूम का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला गैस, आइडियल गैस आया तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना जो है वो लाजमी है कि भाई आइडियल गैस क्या होता है ना। किस तरह के गैस को आइडियल गैस कहते हैं, है ना। तो अब ध्यान दो, आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस क्या होता है, ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट इंटरेक्शन
हमारा जीरो हो, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाए और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगाए, यानी एक मॉलिक्यूल का मोशन दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम ऐसे गैस को आइडियल गैस कहेंगे। एक मॉलिक्यूल का मोशन दूसरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड कब नहीं करेगा? जब दोनों के बीच नेट इंटरेक्शन जीरो हो। अगर नेट इंटरेक्शन हमारा जीरो होगा, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स अप्लाई ही नहीं करेगा, तो आप कह सकते हो ना कि दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। तो ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस के बारे में डिटेल जो पढ़ाई है वो हम गैसियस स्टेट चैप्टर में करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, मैंने बस बता दिया सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आपको मैंने नोट में कुछ बातें बता दी कि भाई आइडियल गैस होता क्या है। तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं गैसेस which obey ideal gas equation is known as आइडियल गैस। हम किस गैस को आइडियल गैस कहते हैं? हम उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने वाले गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। और जो आइडियल गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन हो या रिपल्सन लगता ही नहीं है, और इसी वजह से उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, लेकिन वो उसमें भी यही चीज मेन बातें हैं कि आइडियल गैस का मतलब ही हुआ अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो इसका मोशन इस पे और इसके मोशन से इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है। कब? जब इन दोनों के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करेगा, तब ऐसा हो सकता है ना। अब आप कहोगे सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बेटा, मूल कॉन्सेप्ट में हमें इस पे फोकस नहीं करना कि आइडियल गैस इक्वेशन आता कहां से है ना, ये हमें नहीं जानना, ये हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। यहां पे हमें ये जानना है कि इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उस गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे। अब ध्यान दोगे, आइडियल गैस के केस में नेट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हमारा जीरो होगा। अगर हमारा नेट इंटरेक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर जीरो है तो उस गैस को हम क्या कहते हैं? फॉर एन आइडियल गैस। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? नेट इंटरेक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स जीरो होगा किसके लिए? तो आइडियल गैस के लिए नेट इंटरेक्शन जो होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो हमारा जीरो होगा, है ना। नेट इंटरेक्शन जीरो होगा, और जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट इंटरेक्शन जीरो होगा वो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है ना। अब इसी आइडियल गैस के लिए हमें पढ़ना है मोलर वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दो, इससे ज्यादा हमें आइडियल गैस के बारे में जानना ही नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, हमें बस ये जानना था आइडियल गैस होता क्या है। तो वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है उस गैस को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV इक्वल टू nRT को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और जो आइडियल गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट इंटरेक्शन जीरो होता है, इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट मूव करता है। अब यहां पे ध्यान देंगे वेयर P क्या है? तो P हमारा प्रेशर ऑफ गैस है, गैस के प्रेशर को हम P कह रहे हैं। V क्या है हमारा? वही कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें हमने गैस को रखा है। N क्या है? N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। आइडियल गैस इक्वेशन में T क्या है? तो ध्यान दें, T हमारा जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन ये ध्यान देंगे टेम्परेचर हमेशा किस में होगा?
तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो भी हम उसे केल्विन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो इसमें हमारा टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है। आर क्या है? आर है हमारा गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इस गैस कांस्टेंट की हमें दो वैल्यू अभी याद रखेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये हुआ कब? जब हम वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, प्रेशर को एटीएम में लेंगे, मोल तो मोल में ही होगा और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। अब आर जो गैस कांस्टेंट है इसी का वैल्यू होगा 0.083। कब? जब हम वॉल्यूम को लीटर में लें, प्रेशर को हम बार में लें, और हमारा मोल तो मोल में होगा ही, और टेम्परेचर हमारा किस में होगा? टेम्परेचर हमारा केल्विन स्केल में होगा। तो इस केस में ये हमारा PVNRT हुआ क्वेश्चन में जो गिवन होगा। अब ध्यान दो, मेन हमारा मोल कॉन्सेप्ट में हमारा पर्पस क्या था? तो हमने पढ़ा था मोलर वॉल्यूम होता क्या है, और ये मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन हमें पढ़ना था आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो दिया जाएगा ना मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन, उसमें आपको एज्यूम करना होगा कि वो गैस आइडियल गैस है, और इसलिए मैंने आइडियल गैस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बताएं। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको पता है अगर मैं आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन जानता हूं तो मुझे पता है आइडियल गैस के लिए यही इक्वेशन फॉलो होता है। ये इक्वेशन जो फॉलो करता है जो गैस, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। यानी आइडियल गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू क्या होगा? PV इक्वल टू सिंपल हमारा nRT, जिसमें T प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट होता है, T का वैल्यू टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन स्केल में लेने हैं। अब इसके बाद ध्यान दो, मोलर वॉल्यूम हमने ऑलरेडी पढ़ा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी चीज के लिए, आइडियल गैस हो या कोई भी गैस हो। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, वॉल्यूम, एक मोल के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और वहीं से हमारा मोलर वॉल्यूम आता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन, जहां पे V क्या है? टोटल वॉल्यूम, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हम V को N से डिवाइड करते हैं तो एक मोल गैस का वॉल्यूम आता है, और इसी एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये हम फॉर एनी गैस, ये किसी भी गैस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गैस आइडियल हो या फिर वो आइडियल गैस ना हो, कोई भी गैस हो। मोलर वॉल्यूम तो एक ही डेफिनेशन है यार, एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन आइडियल गैस के लिए अगर हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है तो आइडियल गैस तो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब आइडियल गैस के लिए हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है तो मोलर वॉल्यूम निकालने का मतलब हमें V/N की वैल्यू निकालना। तो आइडियल गैस के केस में देखो, मोलर वॉल्यूम यानी V/N जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? RT/P के बराबर होगा। यानी मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा V/N किसी भी गैस के लिए होता है, लेकिन इस V/N का वैल्यू RT/P किसके लिए होता है? तो ये होता है हमारा आइडियल गैस के लिए। समझ में आ रहा? क्यों हो रहा? क्योंकि इस बार V/N का वैल्यू निकालने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कौन करता है? आइडियल गैस। इसलिए मोलर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आया RT/P, ये हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम V/N तो किसी भी गैस के लिए होता है, लेकिन इस V/N का वैल्यू RT/P जो होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। तो ये हमारा मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन हुआ। नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। अब हम इसमें ध्यान देंगे। इसमें अगर मैं और भी चीजों को कंसिडर करूं तो सबसे पहले देखो, R कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर रेशियो के होता है फॉर एन आइडियल गैस।
एक आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर और प्रेशर के रेशियो पे। अब ध्यान हमेशा रखेंगे ये टेम्परेचर हम किसकी बात कर रहे हैं, केल्विन स्केल की। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो अगर हमारा टेम्परेचर केल्विन स्केल में है तो आइडियल गैस के केस में मोलर वॉल्यूम जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर बाय प्रेशर रेशियो। अब ध्यान दो, अगर मान लो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, सपोज किसी क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस। ये हम बात सारी किसकी कर रहे हैं, आइडियल गैस की, लेकिन कब, इफ T हमारा कांस्टेंट होगा। फिर वही कहानी, टेम्परेचर जब भी दिया जा रहा आइडियल गैस के केस में तो हमेशा ध्यान रखें कि टेम्परेचर को हमें केल्विन स्केल में ही लेना है। टेम्परेचर को हमें किस में लेना है, केल्विन स्केल में लेना है। अब ध्यान दो, अगर मान लो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T कांस्टेंट, R तो गैस कांस्टेंट है ही, है ना। तो उस केस में हमारा मोलर वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए है, तो ऑब्वियस है ये भी वैल्यू जो होगा वो किसके लिए अप्लीकेबल होगा, आइडियल गैस के लिए अप्लीकेबल होगा। लेकिन कब अप्लीकेबल होगा, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर मान लो टेम्परेचर या प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो मोलर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर होगा। यहां एक ही कंडीशन है कि हमारा गैस आइडियल होना चाहिए। यहां पे दो कंडीशन है कि गैस आइडियल हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। यहां पे भी दो कंडीशन है, गैस आइडियल होना चाहिए और टेम्परेचर हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस चीज को क्लैरिटी के लिए बेटा मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें जो हैं वो इजीली समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब इसके एग्जांपल देखता हूं मैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये हमारा मान लो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन 1 हुआ, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर T है और प्रेशर P है और यहां पे मोलर वॉल्यूम जो है वो 10 दिया गया है, 10 लीटर पर मोल। दूसरे कंडीशन में फिर से हमारा नाइट्रोजन गैस है, यहां पे टेम्परेचर 2T दिया गया है, प्रेशर P दिया गया है और मोलर वॉल्यूम पूछा जा रहा है। कौन से केस में, सेकेंड केस में। आप बताओ, दोनों कंडीशन को देखो, दोनों कंडीशन को देखा तो एज्यूम तो आपको आइडियल गैस करना है। तो आइडियल गैस का तो अंडरस्टूड है कि हम बात ही कर रहे हैं किसकी, आइडियल गैस की। तो ये गैस हम एज्यूम करेंगे आइडियल है। अब गैस आइडियल है तो हमें पता है मोलर वॉल्यूम जो होता है वो RT/P होता है। आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कितना होता है, RT/P होता है। अब यहां पे ध्यान दो, दोनों कंडीशन को देखें हम तो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर अगर डबल हुआ, मोलर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, अगर हमने टेम्परेचर डबल किया तो मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। यानी पहले कंडीशन में मोलर वॉल्यूम 10 है तो दूसरे कंडीशन में मोलर वॉल्यूम 20 होगा। कैसे पता, तो हमने देखा दोनों ही कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है और अगर गैस आइडियल होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मोलर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर डबल तो मोलर वॉल्यूम भी डबल। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे। अब जैसे मान लो मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं, दूसरा एग्जांपल। मान लो यहां पे हमारा हीलियम गैस है ना। यहां पे मान लो हमने टेम्परेचर कुछ दे दिया हो, टेम्परेचर सपोज दिया हुआ है मान लो T और प्रेशर P है। इसको हम कंडीशन 1 बोलते हैं। यहां पे हमें मोलर वॉल्यूम सपोज दिया गया है मान लो 8 लीटर पर मोल, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मैं आता हूं, फिर से हमें मान लो यहां पे दिया गया सपोज नाइट्रोजन गैस। यहां पे टेम्परेचर T है और प्रेशर जो है वो हमारा कुछ 4P है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हुआ। अब इस बार आपसे पूछा जा रहा मोलर वॉल्यूम। जैसा मैंने बताया कि हमें कैलकुलेशन सिर्फ पढ़ना है आइडियल गैस के लिए,
तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि ये रियल गैस है या आइडियल गैस है, ये गैस जो है वो आइडियल ही है। अब आइडियल गैस के लिए आप अगर कंडीशन देखना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि मोलर वॉल्यूम जो होता है वो RT/P होता है। तो क्या यहां पे नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम हो, आर्गन हो, नियॉन हो, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस अगर वो आइडियल है तो क्या उसका मोलर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। वो गैस कौन सा है उस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम V/N होता है और इस V/N की वैल्यू RT/P होता है। यानी कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, अगर वो आइडियल है तो उसका मोलर वॉल्यूम RT/P होता है। यानी मोलर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो गैस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये हीलियम है या नाइट्रोजन है, अगर वो गैस आइडियल है तो मोलर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो मैं दोनों कंडीशन को देखूंगा। दोनों कंडीशन में मैंने क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर आइडियल गैस का हमें पता है मोलर वॉल्यूम RT/P होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है तो हमें पता है मोलर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। ये कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये हमारा कब होता है? जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब आपको पता है अगर मोलर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर को अगर हमने 4 टाइम्स किया है, P से 4P हो गया प्रेशर, प्रेशर 4 टाइम्स हुआ तो मोलर वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। अगर हमारा प्रेशर 4 टाइम्स हुआ तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। यानी यहां पे मोलर वॉल्यूम 8 है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 लीटर पर मोल। अगर प्रेशर 4 गुना तो मोलर वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। प्रेशर 3 टाइम्स तो मोलर वॉल्यूम 1/3 होगा। प्रेशर डबल तो मोलर वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा। अगर प्रेशर को हम 1/3 करेंगे, 1/3, तो मोलर वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को हाफ करेंगे तो मोलर वॉल्यूम हमारा डबल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं एक और एग्जांपल से इन चीजों को क्लियर करता हूं यार। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पे देखो मैंने आर्गन गैस कर दिया, हमें आइडियल ही मानना है, ये हमारा कंडीशन 1 हुआ। यहां पे मान लो हमने ऑक्सीजन गैस किया है, ये हमारा कंडीशन 2 है। यहाँ पे टेम्परेचर T है, प्रेशर P है। यहाँ पे टेम्परेचर 3T है और प्रेशर जो है वो हमारा 2P है। ठीक है, यहाँ पे मान लो मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारा 12 लीटर पर मोल है और यहाँ पे हमें मोलर वॉल्यूम बताना है। अब आप देखो गैस आइडियल है तो मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है? RT/P। अब एक तरीका तो क्या है, रेशियो से आप निकाल लो। अगर रेशियो से नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है मोलर वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P होता है। तो मोलर वॉल्यूम अगर T/P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलर वॉल्यूम 1 मोलर वॉल्यूम 2 को हम क्या लिख सकते हैं? T1/T2 इंटू P2/P1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? मोलर वॉल्यूम 1 क्या होगा? मोलर वॉल्यूम 1 होगा बेटा RT1/P1। मोलर वॉल्यूम 2 क्या होगा? RT2/P2। और जब हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम 1 बाई मोलर वॉल्यूम 2 तो ये क्या हो जाएगा? T1/T2 इंटू P2/P1। ये बेस्ट तरीका है। अगर मान लो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 T2 सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमें दूसरे के पहले केस का मोलर वॉल्यूम दिया गया था 12, दूसरे केस का मोलर वॉल्यूम निकालना है। पहले केस का टेम्परेचर है T, दूसरे केस का टेम्परेचर है 3T, दूसरे केस का प्रेशर है 2P और पहले केस में प्रेशर है P। तो आप देखो TT कैंसिल, PP कैंसिल। यहां पे मोलर वॉल्यूम 2 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 18 लीटर पर मोल। तो कैसे हमारा मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज होता है, हमने हर तरह के एग्जाम्पल देख लिया यार।
टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर बदल दिया, प्रेशर कांस्टेंट करके हमने टेम्परेचर बदल दिया, और तीसरा केस हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बदल करके देख लिया कि अगर हमें एक का मोलर वॉल्यूम पता है तो उसके बेसिस पे हम दूसरे का मोलर वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। और ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, क्योंकि आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम RT/P होता है, वहां से ये रिलेशन आया था, और इसी रिलेशन को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। लेकिन अब यहां पे ध्यान देंगे कुछ पॉइंट्स। मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP कंडीशन। अगर आपके क्वेश्चन में NTP कंडीशन दिया गया है तो NTP कंडीशन पे आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले NTP कंडीशन का मतलब क्या हुआ। NTP कंडीशन का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम केल्विन में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम निकालना है तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में, बेटा मैंने क्या बताया, आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में टेम्परेचर को हमेशा हमें केल्विन स्केल में लेना है। तो ये हमारा 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 ATM होगा। अब आपको पता है आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है। आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम होता है RT/P, है ना। जब प्रेशर ATM में होता है तो R का वैल्यू होता है 0.0821, टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1 ATM है। तो हम मोलर वॉल्यूम जब निकालें तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर पर मोल। तो ये हमारा आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला आया। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब कंडीशन NTP हो, क्योंकि मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो NTP पे टेम्परेचर और प्रेशर जब फिक्स है तो मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। मोलर वॉल्यूम हमारा डिपेंड किस पे करता है? मोलर वॉल्यूम हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर मोलर वॉल्यूम NTP कंडीशन का मतलब हुआ हमने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को जब हम फिक्स करेंगे तो मोलर वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। तो आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम NTP पे होगा 22.4 लीटर पर मोल। अब ध्यान दो, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जब वॉल्यूम गिवन हो। अब आपको NTP पे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला जाए तो आप नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो। ये हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि आइडियल गैस के केस में नंबर मोलर वॉल्यूम जो होता है NTP पे वो 22.4 होता है। तो ये हमारा NTP कंडीशन पे मोल और वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। लेकिन कंडीशन क्या है? मोलर वॉल्यूम 22.4 कब आएगा? NTP कंडीशन पे। और NTP कंडीशन का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर हमारा 1 ATM होगा। तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम हमारा 22.4 आएगा। यानी मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा? किसी भी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का नंबर दिया हो तो हम उसको मास और मोल में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एटम मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो हम उसको नंबर और मोल में चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का अगर हमें मोल दिया हो तो हम उसको मास और नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो वही काम यहां पे हम कर रहे हैं यार, वही काम हम यहां पे कर रहे हैं कि अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो हम उससे मोल में कनेक्ट कर लेंगे। मोल को मास और नंबर में कनेक्ट करना आपको आता है रिलेशन। वैसे ही अगर नंबर दिया हो तो नंबर को मास, मास को मोल और मोल को वॉल्यूम में हम चेंज कर सकते हैं। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ये हुआ पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन हमें जानना है एसटीपी, यानी मोलर वॉल्यूम का कैलकुलेशन, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी कंडीशन पे आइडियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो हमारा कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या हुआ? एसटीपी कंडीशन का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। अब मैंने बताया आइडियल गैस के केस में जब भी हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के केस में हमें टेम्परेचर किस में लेना है यार? टेम्परेचर हम किस में लेंगे? तो टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन स्केल में लेंगे। तो अब इसको केल्विन में चेंज कर दें तो हमारा क्या होगा? 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब जैसे मैंने एसटीपी कंडीशन बोला, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया। आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम डिपेंड ही करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स, तो आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम भी फिक्स। अब ध्यान दो, मोलर वॉल्यूम हमारा आइडियल गैस का होता क्या है? आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है? RT/P। अब R का वैल्यू अगर हमारा प्रेशर बार में होता है तो R का वैल्यू होता है 0.083, टेम्परेचर कितना? 273, प्रेशर कितना? 1 बार। अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो हमारा आ जाएगा 22.7 लीटर पर मोल। पुराने एनसीईआरटी में बेटा एसटीपी एनटीपी एक ही एज्यूम करते थे, लेकिन अब हमारा एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेशर 1 बार, और एनटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर हमारा 1 atm। ये मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला कब होगा, किस कंडीशन पे? तो ये हमारा एसटीपी कंडीशन पे फॉर्मूला होगा। अगर मैं आपसे कहूं सिंपल कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा होगा वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, और एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.7। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन आएगा किस कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। किसके लिए? तो आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए अगर मान लो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.7। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? आइडियल गैस के लिए। किस कंडीशन पे? तो एसटीपी कंडीशन पे। तो ये था हमारा कैलकुलेशन मोलर वॉल्यूम का। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम हमारा 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है। आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला, डेफिनेशन तो वही है, लेकिन फॉर्मूला जो V/N है उसका वैल्यू RT/P आता है। यानी मोलर वॉल्यूम हमारा T/P रेशियो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें हमने 2 कंडीशन पे आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट किया। एनटीपी पे आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है और एसटीपी पे आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 22.7 होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें दिया गया है, मान लो बोल रहा मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मास ऑफ 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी कंडीशन। मान लो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन पे, और आपको मास पूछा जा रहा। सबसे पहले एनटीपी जैसे बोला, हमें मोलर वॉल्यूम पता चल गया। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर पर मोल होता है एनटीपी पे। ये हम एनटीपी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया गया है? 112, मोलर वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 5। अब जब नंबर ऑफ मोल्स एक बार आ गया तो मोल से मास में आपको कन्वर्ट करना आता है। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है?
मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 5 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा बेटा, हमने देखा था 32 ग्राम पर मोल। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, तो O2 का 32 होगा। 32 में ग्राम पर मोल लगाएंगे तो मोलर मास बन जाएगा, ये हमारा मास निकल गया। अब इसी से मान लो मोल से नंबर पूछा जाता तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जैसे मान लो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, सपोज हमें कहा जा रहा, मान लो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 24 molecules of N2 at NTP कंडीशन। अगर मान लो हमें नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और कह रहा कि इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी कंडीशन पे। तो नंबर ऑफ, देखो वॉल्यूम का मोल से रिलेशन आपको पता है और नंबर का भी मोल से रिलेशन पता है, तो पहले मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 इंटू 10 का पावर 24, एवोगैड्रोस नंबर हमारा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होगा। तो ये आप देख सकते हो लगभग कितना आया, 5 मोल्स। अब 5 मोल्स आ गया तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स 5 और एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का, आइडियल गैस का कितना होता है 22.4, यहां से आ गया 112 लीटर। तो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम आ गया कब, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो। तो सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट में बेटा यही कहानी हमें जाननी थी, यही चीजें सीखनी है, यही चीजें समझनी है कि अगर हमें नंबर दिया हो तो नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, मोल निकल जाएगा। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल जाएगा। मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सिंपल सा ये हमने पूरा मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखा और इस मोलर वॉल्यूम के बेसिस पे हम सारी चीजों का कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं कुछ और एग्जांपल आपको चीजों को देता हूं। जैसे मान लो हमने क्या देखा, मैं एक बार सारी चीजों को एक जगह कंपाइल करता हूं, है ना। हमने वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और ये सारी चीजें अगर दी गई हों तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कब, जब नंबर ऑफ एंटिटीज दिया गया है, तो नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर। अगर मान लो एटम का मोल दिया गया है, अगर एटम का मोल निकालना है तो हम एटम का नंबर लेंगे। अगर हमें मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम नंबर भी किसका लेंगे, मॉलिक्यूल्स का। सिमिलरली अगर मान लो हमें मास दिया गया है तो मास से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मास बाई मोलर मास का यूज करेंगे। तो मास बाई मोलर मास जब यूज करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब ध्यान दो, हमें किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा तो वॉल्यूम से भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यही हमारा पूरा 3 चीजें हैं जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। देखो यार, नंबर का रिलेशन मोल से पता है और मोल का रिलेशन मास से भी पता है, मोल का रिलेशन वॉल्यूम से भी पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन शॉर्ट में ये फॉर्मूला देखा, ये आपको जानना है। और चौथा फॉर्मूला हमें क्या ध्यान देना है, नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर जो है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। मास बाई मोलर मास जो है ये भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। और अगर किसी गैस की बात करें, आइडियल गैस का, तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम भी क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये आपको रिलेशन जानना है। एक तो हमें जानना था नंबर दिया हो तो मोल कैसे निकालें,
मास दिया हो तो मोल कैसे निकालें, और तीसरा वॉल्यूम दिया हो तो मोल कैसे निकालें, और नंबर, मास और वॉल्यूम को हम आपस में कैसे रिलेट करें। तो ये 4 फॉर्मूला हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इन सभी को एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू देता हूं। जैसे मान लो हमें दिया गया है सपोज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन का मास दे दिया गया यार, हम क्या करें, हाइड्रोजन का मास दे दिया गया, हम क्या करें। अब मान लो हमें नंबर निकालना है, सपोज हमें नंबर निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर निकालना हो मास से तो हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे। मास दिया गया, नंबर निकालना है, इन दोनों को रिलेट कर देंगे ना यार। और जैसे हम इन दोनों को रिलेट करेंगे तो हमें ये रिलेशन निकल गया, मास हाइड्रोजन का 4, मोलर मास कितना 2 ग्राम पर मोल इनटू Na, ये हमारा आ गया नंबर। अगर मान लो हमें मास दिया गया था और कहा जाता भाई वॉल्यूम बताओ, तो क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल देते। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मान लो हमें एनटीपी पे निकालना है सपोज, ठीक है। तो मास से अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे। मास और वॉल्यूम के बीच मास देकर वॉल्यूम पूछा जा रहा, तो हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे। अब जैसे ही इन दोनों को रिलेट करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाई मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। मास कितना दिया गया है 4 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल, ये कितना आ गया 44.8 लीटर। तो मास दिया है तो देखो नंबर वॉल्यूम कैसे जल्दी से हमने निकाल लिया, बस यही 4 चीजें हैं। इसके अलावा मान लो हमें मोल निकालना है, तो मास से मोल का तो ये रिलेशन पता ही है, मास से मोल निकालना है तो ये रिलेशन पता ही है, या आप नंबर से भी मोल निकाल सकते थे, आप वॉल्यूम से भी मोल निकाल सकते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास बाई मोलर मास, मास कितना 4, मोलर मास कितना 2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा 2। तो पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट में जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर हमें कोई एक इंफॉर्मेशन दिया हो, मास, नंबर, मोल, अगर गैस है तो वॉल्यूम, तो हम उन अगर एक भी इंफॉर्मेशन पता है तो हम उससे सारा निकाल सकते हैं। जैसे मास पता था तो मास से हमने नंबर, वॉल्यूम, मोल निकाल लिया। वैसे ही मोल पता होता तो हम मोल से क्या करते, मोल से हमारा नंबर भी निकलता, मोल से मास भी निकलता, मोल से वॉल्यूम भी निकलता। अगर मान लो हमें वॉल्यूम गिवन होता तो हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम से मास निकाल सकते थे, इन दोनों को रिलेट करके फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करते तो वॉल्यूम से नंबर निकल जाता और इस इक्वेशन से वॉल्यूम से मोल निकल जाता। तो इन चारों में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम दूसरे का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो अगर आपको फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो यार तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना बेटा। हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोलर मास, नंबर से मोल, मास से मोल, वॉल्यूम से मोल, इंटरचेंज करना, सारी चीजें हमने बताई। अब लास्ट में हम चीजों को आज एक लास्ट टॉपिक में आपको और बताना चाहूंगा। नोट में एक पॉइंट्स जो है वो जरूर लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। देखो यार, जिस तरह से मैंने मोल कॉन्सेप्ट को आप चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पूरा गारंटी दे सकता हूं बेटा, जो भी बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, आप इस चैप्टर को कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप जाकर घर पे जेई का क्वेश्चन बनाएं। जेई मेन, जो भी आप जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसके, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जो आपको आसान ना लगने लगे, आप चीजों को समझने लगोगे, आपको चीजें दिखने लगेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है चीजें दिखें, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमें ऐसा लगे हम पढ़ रहे हैं साइंस और लगे कि हमने चीजें रट ली है। तो चीजें दिखनी चाहिए, और वो चीजें कैसे दिख सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैं आपको एक चीज क्या बताना चाहता हूं, मोल कॉन्सेप्ट और स्टाइक्योमेट्री जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इन दोनों में सबसे बड़ा रिलेशन डिफरेंस क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, किसी एक कंपाउंड का आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, कुछ भी मास, मोल, नंबर, वॉल्यूम कुछ भी दिया जाएगा और बाकी कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है, एक रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होता है, यानी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है ना।
मान लो एक रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होगा तो इसी चीज को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब मूल कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर हमें ए का इंफॉर्मेशन दिया गया था मास का, तो हम ए का नंबर निकाल सकते थे, ए का हम मोल निकाल सकते थे, ए का हम वॉल्यूम निकाल सकते थे। लेकिन स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के बाद बेटा आपकी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम ए के इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेशन से ए का बाकी 3 इंफॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर ए हमारा एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा तो ए के एक इंफॉर्मेशन से ये 4 निकाल सकते हैं। ए के एक इंफॉर्मेशन से हम बी का भी चारों इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ए के इंफॉर्मेशन से हम सी का भी चारों इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और ए के इंफॉर्मेशन से हम डी का भी चारों इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। लेकिन आज मैं इन चीजों को अब समराइज करता हूं मूल कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो हमें ax by और cz दिया गया है। अगर हमें ax by cz दिया गया है बेटा, तो एक कंपाउंड दिया गया है। अब इस कंपाउंड में 3 टाइप ऑफ एटम है। तो कंपाउंड का, जैसे मान लो मैंने बोला एक कंपाउंड का इंफॉर्मेशन अगर मास का दिया गया है तो हम उस कंपाउंड का नंबर, उस कंपाउंड का मोल और उस कंपाउंड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, अगर ये कंपाउंड है। अगर मैंने ये भी हमने मोल कॉन्सेप्ट में देखा, अगर कोई एटम मान लो बी है, तो बी एटम का अगर हमें मास पता है तो हम उससे बी एटम का नंबर निकाल सकते हैं, हम बी एटम का मोल निकाल सकते हैं, और बी एटम अगर गैस है तो हम उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये हमने देखा। लेकिन एक कंपाउंड में अगर 3 तरह के एटम है और हमें अगर कंपाउंड का इंफॉर्मेशन पता है तो उससे हम एटम का इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, उसके लिए हम इस रिलेशन को मैं बताऊंगा। जैसे आप सिंपल क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे मोल्स ऑफ AXBY-CZ। AXBY-CZ क्या है, कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का जो मोल होगा वो हमारा होगा मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई X इक्वल टू मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई Y इक्वल टू मोल ऑफ C डिवाइडेड बाई Z। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप चीजों को समझना बेटा। जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैंने क्या बोला, सपोज आप यहां पे चीजों को समझना। हमें 3 तरह की चीजें मोल कॉन्सेप्ट में दी जाएगी। एक हमारा होगा, सपोज मान लो आर्गन एटम है। एक हमारा मान लो इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह का है। एक हमारा मान लो इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह का होगा, मान लो मॉलिक्यूल। एक हमारा इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, CO2। अब देखो इसमें क्या अलग अलग है। ये हमारा एटम है। अब इस एटम का अगर कुछ भी एक दिया जाए, मास दिया जाए, तो आप नंबर निकाल सकते हो, आप मोल निकाल सकते हो, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, है ना। अब मैंने दूसरा क्या बताया, ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर आपको मास पता है तो आप ऑक्सीजन का मास, नंबर, मोल, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो आपका कंपाउंड है C12H22O11, तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि अगर इस सुक्रोज मॉलिक्यूल का हमें मास दिया गया है या नंबर कुछ भी दिया गया, कोई एक चीज, तो हम इससे मास, नंबर, है ना, मोल निकाल ही सकते हैं। साथ में आप ध्यान देना, हम इसमें इस सुक्रोज मॉलिक्यूल में कौन कौन एटम प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भी हम मास, नंबर और मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसी कैलकुलेशन के लिए मैंने ये रिलेशन आपको बताया, ये रिलेशन कि अगर एक कंपाउंड है AXBY-CZ, इसमें 3 तरह के एटम है A, B, C, तो हम कैसे कंपाउंड को एटम के नंबर से रिलेट कर सकते हैं। यानी मोल ऑफ AXBY-CZ, मोल ऑफ A by X इक्वल टू मोल ऑफ B by Y इक्वल टू मोल ऑफ C by Z होगा। यानी अगर हमें कंपाउंड का मोल पता है तो हम कंपाउंड का नंबर, मास तो निकाल ही सकते हैं। इससे हमारा A का मोल निकल जाएगा, और A का मोल निकल जाएगा तो A के मोल से हमें A का मास, A का नंबर निकालने आता है। A के मोल से B का मोल निकल जाएगा, B के मोल से हम B का मास, B का नंबर निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम C का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं और यहीं पे मैं मूल कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा, है ना।
आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सपोज एग्जाम्पल क्या है, मान लो हमें दिया गया है सपोज 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2। अब ये दिया गया है, अब इससे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। CO2 का भी कैलकुलेशन करेंगे हम, कार्बन एटम का भी कैलकुलेशन करेंगे और ऑक्सीजन एटम का भी कैलकुलेशन करेंगे। चलो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले मास पता है तो हमें पता है मोल निकालने आता है। मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। CO2 का मास 88 और CO2 का मोलर मास 44, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 मोल। आगे बढ़ते हैं, अब हमें मोल पता है तो हम नंबर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ CO2 क्या होगा, मोल ऑफ CO2 इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल 2 है, एवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू तो पता ही है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो इससे हमारा CO2 का नंबर आ गया। अब चलो अगर मान लो हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का NTP पे, तो वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो हमने CO2 का मोल निकाल लिया और NTP पे हमें मोलर वॉल्यूम पता है, तो ये हमारा निकल गया 44.8 लीटर। ठीक है, तो हमें CO2 का एक इंफॉर्मेशन मास का दिया गया था, तो हमने उसका नंबर, मोल और वॉल्यूम तो निकाला ही। मैंने बोला क्या कि आप इस कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है ना, उसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे, तो आप लिखोगे मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन बाई 1 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई 2। ये रिलेशन क्यों आया, क्योंकि CO2 के फॉर्मूले में देखो ना, एक कार्बन और ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर आपस में बराबर हो जाएगा। सिंपल, एक CO2 है तो एक CO2 में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अगर मुझे इन तीनों के बीच रिलेशन को बताना है तो हम CO2 के मोल को 1 से डिवाइड करेंगे, कार्बन के मोल को 1 से डिवाइड करेंगे और ऑक्सीजन के मोल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तीनों आपस में बराबर होगा, है ना। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमें CO2 का मोल पता है, CO2 का मोल कितना आया, 2, तो यहां से आपका कार्बन का मोल आ गया 2 मोल्स और यहां से आप देख सकते हो ऑक्सीजन का मोल कितना आ गया, 4 मोल्स। अब फिर वही कहानी, जब ऑक्सीजन का आपको इंफॉर्मेशन पता चल गया मोल का, तो क्या आप बाकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। मान लो हमें मास ऑफ कार्बन निकालना है, तो ये क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। कार्बन का मोल 2 और मोलर मास 12, तो ये हो गया 24 ग्राम कार्बन। अगर मान लो हमें ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का मोल इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का मोल 14 है और ऑक्सीजन एटम का मास कितना, मोलर मास कितना, 16 ग्राम पर मोल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 64 ग्राम, है ना। यानी 88 ग्राम CO2 में 24 ग्राम कार्बन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल कितना, 2 और एवोगैड्रोज नंबर Na जो कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 के बराबर होता है। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें बताओ, तो ऑक्सीजन एटम का मोल क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगैड्रोज नंबर। ऑक्सीजन का मोल 4 और एवोगैड्रोज नंबर Na का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये था बेटा मोल कॉन्सेप्ट, पूरा मोल कॉन्सेप्ट को हमने खंगाल दिया। यानी मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही हुआ कि इसी तरह के होंगे, या तो आपको एक कंपाउंड का इंफॉर्मेशन एक दिया जाएगा तो आप बाकी इंफॉर्मेशन निकालो, और उस कंपाउंड में जो जो एटम प्रेजेंट है उसका भी हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम में पूरी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, कोई एक चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन रिलेशन कैसे बताते हैं, जैसे कंपाउंड का इंफॉर्मेशन देकर आपसे कहा था कि आप बताओ इस 88 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होगा, तो हम क्या करते हैं, CO2 से कार्बन को रिलेशन निकालते हैं, CO2 के मोल से कार्बन का मोल निकालते हैं और कार्बन के मोल से कार्बन का मास निकालते हैं। क्वेश्चन में तो एक ही चीज पूछी जाएंगी, 2 ही चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि कंपाउंड के एक इंफॉर्मेशन से उस कंपाउंड के अदर इंफॉर्मेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में उस कंपाउंड में जो जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उसका भी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं।
नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की कहानी यानी स्टाइकोमेट्री, एक रिएक्शन में अगर किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पता है तो उससे हम अदर रिएक्टेंट अदर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं। किसी भी तरह के डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।